हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने न्यूटन्स सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ा था। हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो क्या था? एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये था हमारा सेकंड लॉ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो हमारे पास क्या आया था? कॉन्स्टेंट के डेल पी अपॉन डेल टी। अगर कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है 1 तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास? डेल पी अपॉन डेल टी। ये डेल टी इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो हमारे पास एफ डॉट डेल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल पी। एफ डेल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल पी। ये कहाँ से आया हमारे पास? न्यूटन्स सेकंड लॉ से। तो अब अगर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 0। अगर बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। तो अगर एफ की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो 0 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? 0। मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मतलब अगर मोमेंटम 5 है तो 5 ही रहे, 6 ना हो, 7 ना हो, 5.5 ना हो। अगर मोमेंटम की वैल्यू 5 है तो 5 ही अगर रहेगी तो हम क्या कहेंगे कि वो वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास वैल्यू आई एफ डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। अब हमने कहा कि अगर फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो मोमेंटम में चेंज ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास? 0। मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम फिक्स है। फिक्स है मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाला या अगर कोई सिस्टम है उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट किसका आया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0 हो तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या 0 तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है? एफ डेल टी इज इक्वल टू क्या है? डेल पी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक हमारे पास गन है। सपोज करो ये हमारी एक गन, और इस गन से एक ये बुलेट हमने फायर की। ठीक है, हमारे पास क्या है? गन है। उस गन से हमने क्या फायर की? बुलेट। तो हमने इनिशियली सपोज कर लिया कि ये जो गन थी वो किस पे थी? रेस्ट में। इनिशियली गन किस में थी? रेस्ट में। गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। तो मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता है। मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी किस में है? अगर रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कितनी है? 0। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। मतलब उसका मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब उसका मोमेंटम कितना है? 0 है। आ रहा है समझ में? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना है? 0। तो हमने सपोज किया कि इनिशियली ये गन और बुलेट किस में थी? रेस्ट में। फायर करने से पहले तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, गन का इनिशियल मोमेंटम भी कितना है? 0। और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम भी कितना है? 0। अब फिर हमने क्या की? गन से बुलेट को फायर किया। फायर किया तो गन ने क्या किया? बुलेट पर फोर्स अप्लाई किया। अब हमें थर्ड लॉ से पता है कि जितना फोर्स गन बुलेट पर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स बुलेट भी क्या करेगी? गन पर अप्लाई करेगी। थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज है तो फर्स्ट बॉडी सेकंड पर जितना फोर्स अप्लाई करती है सेकंड बॉडी फर्स्ट पर भी उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। तो अगर बुलेट ने गन पर एफ फोर्स अप्लाई किया तो गन भी बुलेट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी? एफ फोर्स अप्लाई करेगी। और दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपोजिट। तो अगर एक वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं तो एक वैल्यू को क्या लेंगे हम? नेगेटिव। एफ कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया वेक्टर। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है।
तो जो मैंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, इसलिए वेक्टर लगा दिया। मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर, तो उस पर भी हमने क्या लगा दिया, वेक्टर। तो देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास गन थी, इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियली गन का भी मोमेंटम जीरो है और बुलेट का भी मोमेंटम जीरो है। फिर हमने फायर किया, तो जितना फोर्स गन बुलेट पर लगाएगी उतना ही फोर्स बुलेट भी गन पर लगाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि बुलेट ने गन पर कितना फोर्स लगाया, एफ, गन ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया, एफ। इस गन ने बुलेट पर जो फोर्स लगाया वो भी एफ है, और बुलेट ने गन पर जो फोर्स लगाया वो भी कितना है, एफ। दोनों की डायरेक्शंस कैसी, अपोजिट, इसलिए ले लिया हमने माइनस का साइन। तो अब क्या हुआ, उस पर फोर्स लगाया तो उनका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। हमने क्या कहा था कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो मोमेंटम में चेंज भी क्या रहेगा, ज़ीरो। लेकिन अगर कुछ फोर्स हमने अप्लाई किया तो उसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम चेंज, इस बुलेट का मोमेंटम एफ डेल टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल पी, और गन का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। एफ डेल टी किसके इक्वल होता है, डेल पी के इक्वल। तो फोर्स की जगह हमारे पास माइनस एफ फोर्स है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास गन और बुलेट की बात करें तो हमारा जो बुलेट है, बुलेट का चेंज इन मोमेंटम एफ डेल टी किसके इक्वल रहेगा, डेल पी के इक्वल। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो ये चेंज हुआ मोमेंटम में किसके, गन के, और ये चेंज हुआ किसके, ये इसका हमने ले लिया, ये हमने बुलेट का ले लिया, और ये गन का। अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज मतलब क्या हुआ, मोमेंटम का चेंज का मतलब ये है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। अब इनिशियली तो जो गन और बुलेट थी वो दोनों किस में थी, रेस्ट में थी। इनिशियली गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में, इसका मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना था, ज़ीरो। वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस पी आई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, पी आई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ के इक्वल, यही किसके इक्वल हो जाएगा, पी एफ के इक्वल। तो इसका मतलब अगर इनिशियली दोनों बॉडीज गन और बुलेट दोनों अगर रेस्ट में है तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा किसका मोमेंटम है, गन का मोमेंटम है, और ये किसका मोमेंटम है, बुलेट का मोमेंटम है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो गन का फाइनल मोमेंटम है वो हमने सपोज कर लिया पी जी, और बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम है वो हमने सपोज कर लिया क्या है, पी, बुलेट का हम सपोज कर लेते हैं, ये गन का हमने सपोज किया पी जी, और बुलेट का हम कितना सपोज कर लेते हैं, पी बी। बुलेट का मोमेंटम कितना सपोज कर रहे हैं हम, पी बी। गन का मोमेंटम कितना सपोज किया, पी जी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शंस कैसी रहेगी, अपोजिट। तो देखो इसका जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल। तो बुलेट का ये हमारा किसका मोमेंटम है, ये हम ले लेते हैं बुलेट का मोमेंटम, और ये किसका मोमेंटम है, ये हमारा गन का मोमेंटम। तो बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम है, बुलेट का फाइनल मोमेंटम है किसके इक्वल रहेगा, उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का क्या है, ज़ीरो। ये टर्म तो क्या हो जाएगी, दोनों में ज़ीरो हो जाएगी। तो जो फाइनल मोमेंटम है वही किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो बुलेट का हमने फाइनल मोमेंटम सपोज किया है पी बी, और गन का फाइनल मोमेंटम क्या सपोज किया है, पी जी। तो देखो दोनों की वैल्यूज़ कैसी है, सेम। डिफरेंट क्या है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो बुलेट का फाइनल मोमेंटम है वह गन के फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। बस यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। ये वैल्यू इधर माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास पी बी प्लस पी जी इज इक्वल टू कितना आ गया, ज़ीरो। तो मतलब इस पूरे सिस्टम का, जिस सिस्टम में क्या है, गन है और बुलेट, इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, ज़ीरो। इस सिस्टम का जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो कितना आ गया, ज़ीरो। और इनिशियली दोनों किस में थे, रेस्ट में, तो इनका इनिशियल मोमेंटम भी कितना है, ज़ीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो है पूरे सिस्टम का, और पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम भी क्या है, ज़ीरो। मतलब उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो हमने क्या कहा,
हमने ये कहा कि हमारे पास एक गन है, उस गन के अंदर बुलेट है, दोनों इनिशियली किस में है, रेस्ट में, दोनों इनिशियली रेस्ट में है, मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना है, ज़ीरो। गन का भी इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, बुलेट का भी इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, फिर हमने बुलेट को फायर की, तो बुलेट फोर्स लगाएगी गन पर, बुलेट क्या करेगी, गन पर फोर्स लगाएगी, और गन क्या करेगी, बुलेट पर फोर्स लगाएगी। तो फोर्स लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा, चेंज। तो दोनों कैसा फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर गन ने फोर्स F लगाया तो बुलेट कितना फोर्स लगाएगी, -F। तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, F डेल टी। तो ये आ गया F डेल टी, ये आ गया -F डेल टी। तो दोनों का फोर्स कैसा है, इक्वल और अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस साइन। तो ये किसके लिए किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, और ये किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। अब चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब दोनों रेस्ट में है, इसलिए दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो। तो ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। तो जब दोनों रेस्ट में थे तो उनका जो चेंज इन मोमेंटम है वही किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों के फाइनल मोमेंटम के इक्वल। अब मैंने बुलेट के फाइनल मोमेंटम को पी बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और गन के फाइनल मोमेंटम को पी जी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो पी बी है वो किसके इक्वल है, एफ डेल टी के इक्वल है, और पी जी जो है किसके इक्वल है, -F डेल टी के इक्वल है। इसका मतलब जो पी बी है वो -पी जी के इक्वल है। ये जो पी बी है, इस वैल्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या देखो, -F डेल टी, ये किसके इक्वल है, इस पी जी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी स्पेस पर हम पी बी पुट कर सकते हैं, तो -PB इज इक्वल टू पी जी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू -PG। ये माइनस का साइन उधर चले गया। तो यहाँ से क्या है कि जो PB है, PB मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ गन। तो जो गन का फाइनल मोमेंटम है वो बुलेट के फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। ये माइनस की वैल्यू इधर आई तो प्लस हो गई। तो इस पूरे सिस्टम में दो चीज़ें हैं, दोनों का हमने मोमेंटम ऐड कर दिया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना आ गया, ज़ीरो। तो पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है, और पूरे ही सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम भी क्या था, ज़ीरो। तो इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। कब नहीं हुआ, जब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ये जो सब फोर्स है ये किसके फोर्स है, गन ने लगाया, बुलेट ने लगाया, ये सब किसके अंदर है, ये सिस्टम के अंदर है। बाहर से कोई चीज़ आई क्या, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आई है। फिर हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है हमारे पास, सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम में सपोज करो ये दो पार्टिकल है। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में दो बॉडीज़ ले ली, ये बॉडी है A और ये बॉडी है B। तो अब अगर इन दोनों, इस बॉडी A ने बॉडी B पर फोर्स लगाया, बॉडी B ने बॉडी A पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बॉडीज़ का मोमेंटम चेंज होगा। A का मोमेंटम चेंज होगा, B का मोमेंटम चेंज होगा। तो हो सकता है कि इस बॉडी A का मोमेंटम भी चेंज हो, बॉडी B का मोमेंटम भी चेंज हो, मतलब इंडिविजुअल्स के मोमेंटम चेंज हो, ये हो सकता है। लेकिन जितना फोर्स A B पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये जो B है वो किस पर लगाएगा, A पर। जितना फोर्स A B पर लगाएगा उतना ही फोर्स जो B है वो किस पर लगाएगा, A पर। तो दोनों ने फोर्स इक्वल लगाया, तो इसलिए, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो दोनों का मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन मोमेंटम में चेंज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा, तो इसलिए दोनों के मोमेंटम का जो चेंज है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम में चेंज है वो कितना रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। तो अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो हो सकता है कि उस सिस्टम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनका मोमेंटम चेंज हो, लेकिन वो मोमेंटम कैसा रहेगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल एंड अपोजिट। दैट्स वाई दे विल कैंसल ईच अदर एंड टोटल चेंज इन मोमेंटम इन दिस सिस्टम विल बी ज़ीरो। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट, यही क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरएक्टिंग पार्टिकल विल बी कंजर्व्ड, विल बी कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, पार्टिकल्स कैसे है, उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो उन इंटरेक्शंस करने वाले पार्टिकल्स का अगर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल्स है, उन दोनों पार्टिकल्स में क्या हुआ, कोलाइजन हुआ। कोलाइजन हुआ मतलब दोनों एक दूसरे से टकरा गए। कोलाइजन्स को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड बी। पार्टिकल ए का इनिशियल मोमेंटम है पी ए और पार्टिकल बी का इनिशियल मोमेंटम है पी बी। अब इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। पार्टिकल ए पर बी ने जो फोर्स अप्लाई किया उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। पार्टिकल बी ने ए पर जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना है, एफ ए बी। इसी टाइप से अब पार्टिकल ए ने फोर्स अप्लाई किया है तो पार्टिकल बी भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो कितना है, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। तो इन दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया, तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज। तो पार्टिकल ए का मोमेंटम चेंज होके कितना हो गया, पी ए डैश। पार्टिकल बी का भी मोमेंटम चेंज हुआ और वो होके कितना हो गया, पी बी डैश। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल्स के क्या थे, इनिशियल मोमेंटम, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये आ गए उनके फाइनल मोमेंटम। और फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ, डेल टी टाइम के लिए। ठीक है, अब हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि जो मोमेंटम है, ठीक है, तो हम पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो जो फोर्स है हम पहले निकालेंगे मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो ए है, ऑब्जेक्ट ए है, उसका मोमेंटम, तो उसका उस पर फोर्स कितना लगा, एफ ए बी। तो एफ ए बी इज इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम, तो वो मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम एफ बी ए डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम क्या है, पी ए डैश माइनस पी बी पी ए। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसकी बात करें, पार्टिकल ए की, तो इसलिए यहाँ पे मोमेंटम किसका लिखा हमने, पार्टिकल ए का। अब ये चेंज इन मोमेंटम किसका है, पार्टिकल बी का, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। तो एफ हमें पता है, क्या पता है कि जो एफ डेल टी है किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो फोर्स हमने पहले किसके लिए किया, पार्टिकल ए के लिए, तो पार्टिकल ए के लिए ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये सब वैल्यू, इस वैल्यू की जगह हमने ये सब वैल्यू पुट कर दी। पार्टिकल बी के लिए बात की, तो पार्टिकल बी के लिए ये वाली सब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि जो फोर्स है, दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, एफ माइनस बी ए, तो एफ ए बी। ठीक है, अब इन दोनों साइड में अगर डेल टी से मल्टीप्लाई भी कर दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो एफ ए बी डेल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एफ बी ए डेल टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एफ बी ए बी डेल टी की वैल्यू है, कितनी है, पी ए डैश माइनस पी ए, और एफ बी डेल टी की वैल्यू कितनी है, पी बी डैश माइनस पी बी। तो इस पूरे की स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिख देंगे हम, P
पी ए, चलो यहीं लिख देते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए, और इस पूरी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन मैंने रखा, इसकी स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी बी। तो ये पी बी इधर माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, पी ए इधर प्लस माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं ठीक है, ये माइनस का साइन है ना यहाँ पर, हाँ ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, पी ए डैश माइनस पी ए माइनस इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गई माइनस, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये पी बी डैश माइनस में है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, पी ए इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, दिख रहा है ना नीचे का, ठीक है दिख रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा पी ए डैश, ये इधर माइनस में इधर आकर प्लस, तो प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में उधर जाकर प्लस, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो ये हमारे पास क्या है, पी ए डैश क्या है, बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम, पी बी डैश क्या है, बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम। तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम प्लस बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। ये पी ए क्या है, बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम, पी बी क्या है, बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम। तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम प्लस बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। तो ये टोटल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का, और ये क्या है, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम सिस्टम के टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। तो यही क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब अगर वहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम रहेगा उतना ही क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम रहेगा। उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम ले लिया, उसमें दो पार्टिकल से ए एंड बी, पार्टिकल ए का इनिशियल मोमेंटम है ए, पार्टिकल बी का इनिशियल मोमेंटम है बी। फिर हमने दोनों पे क्या लगाया, फोर्स। तो ए पर फोर्स जो लगा है एफ ए बी, और बी पर जो फोर्स लगा कितना है, एफ बी है। तो फोर्स लगा तो मोमेंटम चेंज होंगे, किसका चेंज होगा, पार्टिकल का। सिस्टम का है क्या, नहीं। तो पार्टिकल ए का मोमेंटम चेंज होकर कितना हो गया, पी ए डैश। पार्टिकल बी का मोमेंटम चेंज होकर कितना हो गया, पी बी डैश। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डेल टी के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए बी डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। अब एफ ए बी क्या है, इस हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। इसी टाइप से ये टर्म्स हमने किसके लिए लिख दिए, पार्टिकल बी के लिए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या बोलता है कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट रहेंगे, तो दोनों की स्पेस, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, दोनों फोर्स को, दोनों साइड्स मैंने डेल टी से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, पी ए डैश माइनस पी ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, पी बी डैश माइनस पी बी की वैल्यू है। माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ गई, और जब ये इधर माइनस में था इसको इधर ले आए, ये इधर माइनस में था इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और ये जो बात है ये इलास्टिक कोलाइजन और इन इलास्टिक कोलाइजन दोनों के लिए ट्रू है। इलास्टिक कोलाइजन जो टक्कर है, कोलाइजन मतलब दोनों टकरा रहे हैं, तो जो टकरा रहे हैं कोलाइजन वो दो टाइप्स के होते हैं, कि इलास्टिक होता है और एक इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक और इलास्टिक कोलाइजन क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो इलास्टिक कोलाइजन में एक चीज़ और आती है कि सिस्टम का इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती है। इलास्टिक कोलाइजन में एक चीज़ और रहती है कि जैसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल रहेगा, चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलाइजन हो। लेकिन इलास्टिक कोलाइजन में एक चीज़ और है कि जो इलास्टिक कोलाइजन है उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हाँ, एक बात और कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।